हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना आज से आपका एक नए स्तर के लिए आज से हम लोग देखने वाले हैं। आज से आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकते हैं उन क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे जो आपका 1 मार्च को प्रस्तावित है। क्लास 10 के लिए जो मैथ का पेपर होने वाला है 1 मार्च को, आज से हम लोग उस पर तैयारी करने वाले हैं। हमारा जो लक्ष्य रहने वाला है प्यारे बच्चों, वो 70 में से 70 नंबर का रहने वाला है। सारे के सारे क्वेश्चंस आपको इसी चैनल पर इसी कंटेंट से यहां से मिलने वाले हैं एग्जाम में। तो आप लोग अपने मित्रों में वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा और जो विद्यार्थी चैनल पर फर्स्ट टाइम है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 70 से 70 की तैयारी आज से हम लोग करने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं अपने पहले प्रश्न पर। देखिए, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस लेंगे। पहले हम आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस कराएंगे। 10 से 15 क्वेश्चंस आपको प्रत्येक चैप्टर से देखने को मिल सकते हैं और उसके बाद जब हम लोग चैप्टर वाइज क्वेश्चंस कर लेंगे उसके बाद फिर मिक्स जो भी प्रश्न रहेंगे उन मिक्स प्रश्नों पर एक बार फिर से चर्चा होगी। तो आप हमारे साथ इन आगे के जो भी बचे हुए दिन हैं, आपके लगभग दिन बचे हुए हैं 60 से 70 दिन लगभग मान के चलिए, उस पर हम लोग बात करने वाले हैं और लगातार आपको वीडियो प्रोवाइड कराता रहूंगा। तो आइए बात करते हैं अपने प्रश्न पर। पहला जो प्रश्न हमारा है, लिखा है संख्या 156 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। देखिए, इस तरीके का एक प्रश्न आपके एग्जाम में 101% बनता है। 101% आपके एग्जाम्स में इस तरीके का एक प्रश्न बनता है क्योंकि आपको एक संख्या दे देता है, कहता है कि संख्या के अभाज्य गुणनखंड है। संख्या के अभाज्य गुणनखंड है, आपको इस तरीके से प्रश्न देता है, चाहे वो आपका OMR बेस्ड क्वेश्चन में दे दे, चाहे फिर आपका वो लिखित वाले पोर्शन में दे दे, तो कहीं ना कहीं आपके पेपर में एक क्वेश्चन इस तरीके का 101% बनता है और आप इस प्रश्न को आसानी से सॉल्व भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप इसको पहले ही पढ़े हुए हैं और इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अभाज्य गुणन करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो आइए बात करते हैं, इस क्वेश्चन को लेते हैं। पहला जो प्रश्न हमारा रहेगा, प्रश्न नंबर आपका जो है वो पहला रहेगा। लिखा है 156 है, क्या एक नंबर दिया गया है आपको 156, इसके आपको अभाज्य फैक्टर करने हैं, अभाज्य गुणनफल करने हैं। 2 से ब्रेक करेंगे तो 2 से काटिएगा, 2 7 14 हो जाएगा, 1 बचेगा 16, 2 8 16 हो जाएगा। 2 7 14, 1 बचेगा 2 8 16, 2 से काट दीजिए, 2 3 6, 1 बचेगा, 2 9 18 हो जाएगा। फिर 3 से ब्रेक करने वाले हैं, 3 एकम 3, 3 3 9 हो जाएगा। फिर इसको 13 से ब्रेक करेंगे, 13 एकम 13 हो जाएगा। तो 156 की अगर हम बात करते हैं, 156 के फैक्टर जो हो जाएंगे वो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13 रहने वाला है। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13 जो रहेगा वो इसका क्या रहेगा, अभाज्य फैक्टर रहने वाला है। इसको किस तरीके से और आप डिनोट कर सकते हैं, देखिए 2 जो है वो कितनी बार आया है, यहाँ पर 2 टाइम्स आया है। 2 जो है गुणनखंड में कितने बार आया है, 2 बार आया है। उसको आप कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लगा दीजिए, 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा कितना लिख सकता हूं, 13 लिख सकता हूं। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके का एक प्रश्न आपको एग्जाम में 101% देखने को मिलेगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। इस तरीके का एक प्रश्न जो है वो आपकी 1 तारीख को आने वाला है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं और लेते हैं अपना सेकंड प्रश्न। देखिए जरा क्या है क्वेश्चन, किस तरीके से आपको लगाना है। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। देखिए लिखा है निम्न में से कौन से अभाज्य संख्याओं का युग्म है। देखिए बहुत प्रचलित प्रश्न है, बहुत ही प्रचलित प्रश्न है और ये कई बार आपके एग्जाम्स में आ भी चुका है और ये प्रश्न आपका बनता ही रहता है। देखिए सह अभाज्य संख्याओं की जब हम बात करते हैं, सह अभाज्य संख्याएं होती क्या हैं प्यारे बच्चों, आपको ध्यान रखना चाहिए। सह अभाज्य संख्याओं की अगर हम बात करते हैं तो सह अभाज्य संख्या वे होती हैं जिन 2 संख्याओं का HCF जो होता है 1 होता है। जिन 2 संख्याओं का HCF 1 होता है, HCF का मतलब क्या हुआ, मासा जो है वो आपका महत्तम समावर्तक जो है वो आपका 1 होता है। तो वो दोनों संख्याएं हमारी क्या होती हैं, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो जब भी आपको इस तरीके का प्रश्न आता है, लेकिन ये प्रश्न जो है वो आपका याद रखिएगा ये क्वेश्चन जो है वो आपको OMR बेस्ड क्वेश्चन में ही देखने को मिलेगा। OMR बेस्ड क्वेश्चन में ही देखने को मिलेगा जो आपके 20 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है। देखिए बीच बीच में हम क्या करेंगे,
2020 क्वेश्चंस की सीरीज भी लेके आते रहेंगे, जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ओएमआर बेस्ड बन सकते हैं, उन पर भी हम लोग बात करते रहेंगे। देखिए, अल्टरनेट आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराता रहूंगा। एक बार एक दिन आपको क्लास 12 की वीडियो देखने को मिलेगी, एक बार आपको क्लास 10 की वीडियो देखने को मिलेगी। इसी तरीके से अल्टरनेट जो है वो आपको क्लास जो है मिलती रहेगी। और संडे को आपको, प्रत्येक संडे को आपको एक मॉडल पेपर मिलता है, जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, उनको मैं कराता हूं। आप चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से आप उसे देख सकते हैं। अभी मॉडल पेपर भी मैं लेकर आऊंगा आपके लिए। जो मॉडल पेपर होगा वो आपका क्लास 10th के लिए रहेगा और 12th के लिए भी रहेगा। जो आपके पेपर्स रहेंगे, मॉडल पेपर्स रहेंगे, उनसे ही आपको पेपर जो है देखने को मिल जाएगा। तो आप हमारे साथ एक बार जुड़कर देखिएगा, अपने मित्रों को हमारे साथ जोड़कर देखिएगा। आइए बात करते हैं इस क्वेश्चन पर। देखिए, सह अभाज्य संख्याओं की हम लोग बात कर रहे थे। सबसे पहले आपको याद क्या रखना है प्यारे बच्चों, सह अभाज्य संख्याएं जो होती हैं उनका एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। यहां पर आप लिख सकते हैं नोट करके, 2 सह अभाज्य संख्याओं, 2 सह अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ जो होता है वो 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। अगर आपको दो संख्याओं को सहअभाज्य चेक करना है, क्या भी दो संख्याएं सहअभाज्य हैं, तो आप उनका एचसीएफ निकाल दीजिए। क्या निकाल दीजिए? एचसीएफ निकाल दीजिए। अगर एचसीएफ आपका कितना आता है? अगर एचसीएफ आपका 1 आता है, तो दोनों की दोनों संख्या जो रहने वाली हैं प्यारे बच्चों, वो क्या हो जाएंगी? सहअभाज्य हो जाएंगी। ठीक है, तो देखिए बात करते हैं। सबसे पहले हम यहां से देखिए, दोनों संख्या ऐसी होती हैं जो किसी दूसरी संख्या से भी नहीं करती हैं, स्वयं से करती हैं। किससे करती हैं? स्वयं से करती हैं और 1 से करती हैं। तो यहां अगर बात करते हैं बी पार्ट की, देखिए 7 और 21, तो इसमें 7 का 21 के साथ एचसीएफ की बात करेंगे तो यहां 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यहां अगर हम एचसीएफ की बात करते हैं तो यहां पर एचसीएफ आपका कितना रहेगा? 7 रहेगा। यहां पर अगर हम एचसीएफ की बात करते हैं प्यारे बच्चों तो 5 हो जाएगा। और यहां पर अगर हम एचसीएफ की बात करते हैं तो ये आपका 31 हो जाएगा। 31 तिया 93, 5 तिया 15, 7 तिया 21 होता है। तो इनमें एचसीएफ की बात करते हैं तो आपका पहले यहाँ बी पॉइंट में आपका एचसीएफ 7 रहेगा, दूसरे पॉइंट में सी पॉइंट में आपका एचसीएफ 5 रहेगा और यहाँ पर एचसीएफ कितना रहेगा? 31 रहेगा। अब यहाँ पर अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर जो एचसीएफ रहने वाला है प्यारे बच्चों, वो कितना हो जाएगा? देखिए, इस 18 को हम क्या लिख सकते हैं, जरा देखिए। देखिए 18 की बात करते हैं तो 18 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 गुणा 2। देखिए इसके जो फैक्टर रहेंगे प्यारे बच्चों, वो क्या रह सकते हैं? यहां पर हम देख सकते हैं। देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, ये लिख सकता हूं मैं। और 25 की बात अगर करते हैं प्यारे बच्चों तो ये क्या हो जाएगा? 5 गुणा 5 गुणा 1 कर सकता हूं। अब देखिए इसमें कोई भी कॉमन पार्ट जो है वो आपका नहीं रहने वाला है, कोई भी कॉमन पार्ट नहीं रहेगा सिवा 1 के। तो एक ही इनका क्या रहने वाला? एचसीएफ रहने वाला है। क्या रहने वाला है? एचसीएफ जो हो जाएगा, एचसीएफ जो हो जाएगा 18 और 25 का जो एचसीएफ बनेगा प्यारे बच्चों, वो कितना बनेगा? 1 बनेगा। इसलिए इसका राइट आंसर जो रहने वाला है वो आपका 18,25, ये हमारी क्या हो जाएंगी? सहअभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? सहअभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। इसी कंडीशन के साथ प्रश्न को आपको सॉल्व करना है, हल करना है और आप उसमें अच्छा कर सकते हैं, एग्जाम में बेहतर कर सकते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और लेंगे अपना अगला प्रश्न जो है क्या है। देखिए लिखा है, यदि 65 और 117 के एचसीएफ को, यदि 65 और 117 के एचसीएफ को 65p माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो p का मान जो है वो आपको फाइंड आउट करना है, कितना रहने वाला है। आइए बात करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर यहां बात करते हैं, जो आपको दिया गया है यहां पर जो एचसीएफ दिया गया है, क्या एचसीएफ दिया गया है? कितना? 65 और 117 का जो एचसीएफ दिया गया है वो आपको 65p माइनस 117 दिया गया है, ये आपको दिया गया है। अब पहले आपको करना क्या है? पहले आपको इन दो संख्याओं का जो रियल में एचसीएफ है वो आपको फाइंड आउट करना। वास्तविक एचसीएफ, वास्तविक जो एचसीएफ है वो आपको निकालना है। तो पहले हम बात करते हैं वास्तविक एचसीएफ की। तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे 65 के फैक्टर कर दीजिए। तो 65 के जब फैक्टर करते हैं तो ये 5 गुणा कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। और 117 की जब हम बात करते हैं, 117 की जब बात करते हैं तो कितना हो जाएगा? यहां पर देखिए 3 गुणा 13 हो जाएगा। ठीक है ना? तो इस तरीके से बनने वाला है। अब यहां अगर हम बात करते हैं एचसीएफ की, क्या
प्यारे बच्चों HCF की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ कॉमन पार्ट क्या रहने वाला है, 13 रहने वाला है। कितना रहने वाला है, 13 रहने वाला है। तो दो संख्याओं का जो HCF आपका निकल के आया क्या, चूंकि HCF जो निकल के आया किसका, 65 और 117 का जो HCF रहेगा वो कितना रहेगा हमारा, 13 रहेगा। जबकि प्रश्न में आपसे क्या कहा है, 65m माइनस 117 जो है वो आपको गिवन दैट है, दिया गया है। तो यहां पर क्या करना है, दोनों को बराबर रख देना है, दोनों को इक्वल रख देना है। तो यहां पर क्या कंडीशन बनेगी, देखिए ये हो जाएगा 65p माइनस 117 बराबर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, 117 का क्या कर देना है, पक्षांतर कर देना है, ट्रांसफर कर देना है। तो ये हो जाएगा 65p बराबर 13 प्लस 117 हो जाएगा। अब यहां पर आप ऐड कर दीजिए, जोड़ देंगे तो देखिए क्या कंडीशन बनेगी, 65p हो जाएगा बराबर में 130 हो जाएगा। अब यहां से आप p का मान आसानी से निकाल सकते हैं। क्या बनेगा, p बराबर हो जाएगा 130 बटे कितना, 65 हो जाएगा। 130 बटे 65 हो जाएगा। अब 65 का भाग आप 130 में जब करेंगे, दो बार कट जाएगा, ये कितनी बार कट जाएगा, दो बार कट जाएगा। तो p का जो मान रहने वाला है वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रश्न आपका सॉल्व होता है। आइए बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। देखिए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो रहेगा हमारा प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 5 और प्रश्न नंबर 6। तीन प्रश्न आपके सामने हैं। इन तीन प्रश्नों पर हम बात करने वाले हैं। देखिए किस तरीके से क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। देखिए पहला जो क्वेश्चन रहेगा आपका, लिखा है संख्याओं 92 तथा 510 का एलसीएम तथा एचसीएफ हमें फाइंड आउट करना। देखिए क्वेश्चन आपका इस तरीके से है। कभी क्या होता है, क्वेश्चन में आपको दो संख्या देकर एलसीएम पूछ देता है, कभी दो संख्या देकर एचसीएफ पूछ देता है, कभी दो संख्या देकर आपका एलसीएम और एचसीएफ दोनों पूछ सकता है। ठीक है, तो आपका क्या तरीका होना चाहिए, क्या उसका तरीका आप बना सकते हैं, कितनी आसानी से प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हैं, आपके दिमाग में क्या चलता है, आइए उस पर बात करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के ऊपर, इस क्वेश्चन को लगाने का प्रयास अगर करते हैं, देखिए किस तरीके से लगाएंगे आप। देखिए अगर आप प्रश्न में अगर आपसे एलसीएम पूछेगा तो आपको क्या करना है, उसके फैक्टर ही काटने हैं, अभाज्य गुणनखंड ही करने हैं। अगर आपसे एलसीएम और एचसीएफ दोनों की बात करता है तो आपका सबसे पहले तरीका क्या होना चाहिए, वहां से आप एचसीएफ फाइंड आउट कीजिए। क्या, एचसीएफ निकालिए, महत्तम समावर्तक को निकालिए। उससे क्या होता है, हम फिर बाद में जब एलसीएम निकालते हैं तो फॉर्मूले का प्रयोग कर लेते हैं और फॉर्मूला से हम लोग आसानी से एलसीएम की कंडीशन को निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो आइए पहले हम लोग यहाँ क्या करने वाले हैं, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। उसके बाद आगे हम बात करेंगे। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहां पर 92 और 510, इनका हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो देखिए अगर आप चाहें तो इसे आप फैक्टर मेथड से निकाल सकते हैं, यदि आप चाहें तो इसे किससे निकाल सकते हैं, आप यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके निकाल सकते हैं। देखिए हम बात करने वाले हैं सबसे पहले यहां पर जो हम निकालने वाले हैं एचसीएफ, वो हम इस तरीके से निकालने वाले हैं। 92 का जब आप करते हैं तो यहां पर कितनी बार जाएगा, 9 पना 45, 9 6 54, 5 बार आपका चला जाएगा। कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 निम 45, 45 और एक कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। अब यहाँ घटा दीजिए 0 और ये बच जाएगा 5। कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा। तो आपको 92 में देना है, डिवाइडेशन करना है। 50 एकम 50 हो जाएगा, 50 एकम 50 हो जाएगा। कितना बच जाएगा, 42 बच जाएगा। यहाँ से आपको 50 में डिवाइडेशन करना है तो ये आपका हो जाएगा 42 एकम 42 हो जाएगा। तो आपका कितना बनेगा, 8 बनेगा। 8 का डिवाइडेशन आपको करना है किसमें, 42 में करना है। कितने में करना है, 42 में करना है। तो 8 का भाग करेंगे जब 42 में तो 8 पंच 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। अब 2 का डिवाइडेशन करना है, 8 में 2 चौकू 8, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं एचसीएफ की, कितना, सॉरी 92 और 510 का जो एचसीएफ निकल के आया वो कितना था, 2 था। कितना था, 2 था। एचसीएफ की जब हम बात करते हैं तो एचसीएफ जो आपका निकल के आएगा प्यारे बच्चों वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देखिए एलसीएम की जब हम बात करते हैं तो एलसीएम को आप गुणनखंड मेथड से भी लगा सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक पॉइंट आपसे यहां डिस्कस करने वाला हूं। क्या, देखिए जब दो संख्याएं आपके पास होती हैं और उनका कहे एलसीएम या आपका एचसीएफ निकालना हो तो किस तरीके से आप निकाल सकते हैं, जरा देखिए। यहां पर मान देखिए क्या होता है, पहली संख्या गुणा
दूसरी संख्या बराबर HCF मल्टीप्लाई LCM होता है। ये आपका फॉर्मूला होता है, इस तरीके से आप इसे लगा सकते हैं, बना सकते हैं। देखिए अगर हम बात करें, पहली संख्या हमारे पास है, दूसरी संख्या हमारे पास है, HCF हमने निकाल लिया, LCM निकालना है, तो LCM बराबर क्या हो जाएगा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटे हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। क्या हो जाएगा, HCF रहने वाला है। तो इस तरीके से आप यहां बनाएंगे। देखिए यहां पर मान रख देते हैं। जब आप यहां मान रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, मान रखेंगे जब आप यहां पर, तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी, 92 गुणा 510 बटे कितना, 2 हो जाएगा। दो से ब्रेक अगर करते हैं, देखिए दो से अगर इसको काटते हैं, तो दो से आप काट दीजिए, दो चौकू 8 हो जाएगा, दो छिंग 12 हो जाएगा। ये हो जाएगा 46 गुणा 510। क्या 46 गुणा 510 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 46 गुणा 510 हो जाएगा। तो गुणा करेंगे 0, 51 का गुणा करते हैं 6 में, 51 का गुणा जब आप 6 में करेंगे, 6 पंचे 30 और 6 एकम 6, 306 हो जाएगा। तो हासिल कितनी लग जाएगी प्यारे बच्चों, 30 हासिल लग जाएगी। कितनी लग जाएगी, 30 हासिल लगेगी। जब 4 का करेंगे, 4 एकम 4, 4 3 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 3 7, 4 पंचे 20। इस तरीके से ये आपका बनने वाला है। देखिए एक बार चेक करते हैं। देखिए गुणा यहां पर थोड़ा मिस्टेक है आपका, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। आंसर जो बनने वाला है प्यारे बच्चों, वो क्या हो जाएगा, देखिए 0। 51 का करते हैं गुणा, 51 का गुणा जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा 51 का 306, यानी ये हो जाएगा आपका 30 हासिल लग जाएगी। कितनी लग जाएगी, 30 हासिल लगेगी। और 51 का करेंगे तो 51 का हो जाएगा कितना, 204, 204। और आपका 30 कितना होगा, 204, 204 और 30 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4, यानी 234 हो जाएगा। कितना, 234 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर बनने वाला है। क्या, ये आपका आंसर हो जाएगा 23,460। इसका क्या होगा, आंसर बनेगा। तो एलसीएम जो रहेगा वो 23,460 रहने वाला है। इस मेथड के साथ आप इस प्रश्न को हल कर सकते थे, सॉल्व कर सकते थे। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न लेंगे क्या है, जरा देखिए। इसी कंडीशन पर आधारित आपका प्रश्न रहने वाला, लिखा है HCF। देखिए दो संख्या है आपके सामने, 99 और 153। इन दोनों का जो HCF दिया गया है वो आपको 9 दिया गया है, तो एलसीएम फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा। देखिए अगर बात करते हैं HCF की, तो HCF आपको दिया गया है 99 और 153 का जो HCF है वो कितना है, आपका 9 दिया गया है। कितना दिया गया है, 9 दिया गया है। और प्रश्न में कहा आप एलसीएम बताइए। तो देखिए एलसीएम की कंडीशन में अभी हमने आपसे बात की, 99 और 153 का हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो क्या होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटे क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा किसका, 99 और 153 का। ठीक है, ये आपका बनने वाला है। अब आपको क्या करना है, यहां पर मान रख देना है। मान रखने के बाद इसे सॉल्व करना। देखिए क्या हो जाएगा, पहली संख्या की बात करते हैं तो 99 हो जाएगा, 153 हो जाएगा। और यहां पर बात करते हैं तो HCF कितना है, 9 रहेगा। 9 से ब्रेक कर सकते हैं 11 बार में। देखिए गुणा कर दीजिए, 11 गुणा 153 हो जाएगा। जब आप गुणा करेंगे, 11 3 33 हो जाएगा, 11 पंचे 55, 55 और 3 38 हो, 55 और 3 58 हो जाएगा, और 11 एकम 11 और 5 16 हो जाएगा। तो जो आंसर बनेगा प्यारे बच्चों वो 1683 रहने वाला। क्या रहेगा, 1683 जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1683 का होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। इस तरीके से आप इस पर बात कर सकते हैं, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जो भी पॉसिबिलिटी रह सकती है, प्रश्न जिस तरीके का आपके एग्जाम में बन सकता है, उन्हीं प्रश्नों को हम लोग यहां डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना, तो आइए बात करते हैं आपसे अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा रहेगा 6। कहता है व्याख्या कीजिए कि क्यों। व्याख्या करनी है कि जो आपको एक संख्या दी गई है, गुणनखंड के टाइप की संख्या है, क्या एक संख्या भाज्य है या नहीं है, तो उस पर हमें बात करनी है। सबसे पहले अगर हम यहां बात करते हैं, इसको लिखते हैं किस तरीके से। देखिए जो आपको नंबर दिया गया उसको हम लिख सकते हैं क्या, ये आपकी क्या रहेगी, एक संख्या है। क्या है, एक संख्या है। अगर इस संख्या की हम बात करें तो ये संख्या आपकी रहेगी क्या, 17 गुणा 11 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 2 गुणा, सॉरी 2 प्लस है क्या, 2 प्लस
2 गुणा 11 है, ये आपका है। अब आपको बताना है कि ये जो संख्या, इसे हम अगर सॉल्व करें और इसका एक मान निकालें तो एक संख्या प्राप्त होगी। उस संख्या की बात कर रहा है, क्या ये संख्या भाज्य है, किस तरीके है। तो देखिए, पहले अगर हम बात करते हैं भाज्य संख्याओं की, क्या करते हैं, भाज्य संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं। अगर भाज्य संख्याओं की अगर हम बात करते हैं तो भाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनके बेटा 2 से अधिक फैक्टर होते हैं। क्या 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, वो सभी की समय सभी हमारी क्या होती है, भाज्य संख्याएं होती हैं। और जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एक एक होता है और एक स्वयं संख्या होती है, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। लेकिन हमसे प्रश्न में कहा क्या है कि हमें यह बताना है कि जो आपके सामने नंबर दिया गया है, क्या ये नंबर जो है वो आपका भाज्य है या नहीं, इस पर हमें बात करनी है। ठीक है ना। तो आइए किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से आगे इस प्रश्न को आपको हल करना है, उस पर बात करते हैं। देखिए, अगर यहां बात करते हैं तो इसमें से आप कॉमन क्या निकाल सकते हैं, यहां 2 गुणा 11 लिखा है, तो 2 गुणा 11 इसमें से हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। जब आप यहां 2 गुणा 11 कॉमन लेंगे तो यहां 17 गुणा 5 गुणा 3 बच जाएगा, और यहां पर इसकी दोनों की जगह कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। अब इसको आप पहले सॉल्व करेंगे। देखिए, ये हो जाएगा 2 गुणा 11 हो जाएगा, मल्टीप्लाई यहां होगा 17 पन्ना 85, कितना 85 गुणा 3 प्लस 1। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, देखिए 5 तिया 15 हो जाएगा, 3 8 24, 24 और 1 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, प्लस कितना 1 हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे 2 गुणा 11 गुणा 256 हो जाएगा। अब 256 की बात करते हैं तो 256 जो होता है वो 16 का वर्ग होता है। क्या होता है, 256 जो होता है वो 16 का क्या होता है, वर्ग होता है, स्क्वायर होता है। अगर 256 16 का वर्ग होता है तो 256 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2 गुणा 11 गुणा 2 की घात 8 लिख सकते हैं, या फिर इसको लिख सकते हैं 2 की घात 9 गुणा कितना 11। अब देखिए, अगर बात करते हैं इसमें 2 जो है वो कितनी बार आने वाला है, 9 बार आने वाला है। कितनी बार आने वाला है, 9 बार आने वाला है। और 2 और 11 जो है वो आपकी क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। अगर अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है तो ये संख्या क्या हो जाएगी, भाज्य हो जाएगी। क्या हो जाएगी, भाज्य हो जाएगी। तो यहां लिख सकते हैं क्या, चूंकि चूंकि 2 और 11 अभाज्य, 2 और 11 जो है वो हमारा क्या है, अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल है। 2 और 11 अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल है। इसलिए हम कह सकते हैं क्या, अतः संख्या भाज्य है। क्या है, भाज्य है। तो इस तरीके का एक प्रश्न आपके एग्जाम में बनता है, और इस तरीके का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम से पूछा ही जाता है। तो आइए, कुछ प्रश्न ये हुए, आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए, बात करेंगे अपने अगले प्रश्न पर और लेंगे अपना अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 और प्रश्न नंबर 8। 2 प्रश्न आपके सामने और हैं। आइए इन 2 प्रश्नों के ऊपर बात करते हैं। देखिए, किस तरीके से इन क्वेश्चंस को आप लगा सकते हैं, उन पर हम बात करते हैं। क्वेश्चन क्या है, जरा देखिए। लिखा हुआ है, बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 125 और 70 को विभाजित करने पर शेषफल क्रम से 8 और 5 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन आपका है। ठीक है ना। तो देखिए, दूसरा प्रश्न क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 35, 56 और 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल प्राप्त होता है। इस क्वेश्चन को भी हमें लगाना है। आइए बात करते हैं। देखिए, क्वेश्चन को लगाते हैं और आपसे बात करते हैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं, हल कर सकते हैं। जरा देखते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 125 और 70 से भाग देने पर, यानी 125 और 170 में भाग देने पर क्रम से 8 और 5 शेषफल जो है जो आपका बचता है। ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है तो जो नंबर्स आपको दिया गया है उसमें से जो आपका शेषफल बचता है उसको पहले आपको घटा देना है। तो 25 में से 8 घटाएंगे तो यहाँ 117 बच जाएगा, और 70 में से आपको क्या घटाना है, 5 घटाना है, तो ये आपका 65 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 65 बच जाएगा। देखिए, जब भी बड़ी से बड़ी संख्या की बात होगी
वहां पर आपको HCF फाइंड आउट करना है। क्या करना है? HCF फाइंड आउट करना है। तो हम यहां पर अभीष्ट संख्या की अगर बात करेंगे, अगर हम संख्या की बात करेंगे तो आप संख्या की बात करने वाले हैं, तो जो HCF हो जाएगा, जो 65 और 117 का जो HCF होगा वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। तो पहले हम क्या करने वाले हैं प्यारे बच्चों? इनका HCF निकालने वाले हैं। इनका HCF क्या रहेगा देखिए जरा। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले, यहां 65 है और आपका 117 है, क्योंकि इस प्रश्न की हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन वहां पर जो टाइप था वो दूसरे टाइप का क्वेश्चन था। इस तरीके का जब प्रश्न आपके एग्जाम में बनता है तो उसको आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, इसी तरीके से उसको आपको हल करना। देखिए जब भी इस टाइप से क्वेश्चन बने, मान लो कह दिया कि इतनी इतनी संख्याओं में किस संख्या से भाग देने पर, किसी संख्या से भाग देने पर क्रम से इतना इतना शेष बचता है, तो यह संख्या फाइंड आउट करनी। तो सबसे पहले जो आपको शेषफल बचता है उन नंबर्स में से घटा देना होता है, ठीक है ना। उसके बाद जो संख्या आपकी प्राप्त होती है उनका आपको HCF ले लेना है और आपका आंसर जो है वो बन जाएगा। देखिए 65 की बात करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5 गुणा 13। 117 को हम 3 गुणा 13 लिख सकते हैं। तो यहां से जब हम HCF की बात करते हैं, क्या HCF की बात करते हैं किसकी? 65 और 117 का जो HCF बन जाएगा वो कितना बन जाएगा बेटा? 13 बन जाएगा। तो जो हमारा नंबर रहेगा, जो हमारी संख्या रहने वाली है वो क्या हो जाएगी? अभीष्ट संख्या। जो प्रश्न में आपसे पूछ रहा, अभीष्ट संख्या की बात कर रहा है, वो अभीष्ट संख्या जो हो जाएगी हमारी कितनी हो जाएगी? 13 हो जाएगी। इस प्रश्न का जो आंसर रहने वाला है प्यारे बच्चों वो कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अपना अगला प्रश्न लेते हैं। क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या जिसको एक 35, 56 और 91 से विभाजित करने पर, वह छोटी से छोटी संख्या जिसको, यानी कोई बड़ा नंबर होगा, इन संख्याओं से विभाजित जब किया जाता है तो प्रत्येक दिशा में 7 शेषफल बचता है। यानी उस संख्या में 35 से भाग करते तब भी 7 शेषफल आता है, 56 से भाग करते तब भी 7 शेषफल आता है, और 91 से भाग करते तब भी कितना आता है? 7 शेषफल आता है। तो आपको वो संख्या बतानी है कि वो संख्या है कौन सी है। तो पहले हम क्या करने वाले हैं प्यारे बच्चों, जरा उस पर बात करिए। देखिए इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आपके एग्जाम से पूछा जाएगा तो आपको क्या करना है, जो पहले नंबर्स आपको दिए गए हैं उन नंबर्स का पहले आपको LCM निकालना है। एक कंडीशन जो है वो छोटे से छोटी संख्या ज्ञात करने की होती है, यही आपको याद रखना है। तो पहले हम क्या करने वाले हैं? 35, 56, 91 का LCM निकालेंगे, ठीक है। इसको हम निकालेंगे तो फैक्टर मेथड लगाते हैं। फैक्टर मेथड से इसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए फैक्टर मेथड आप इस तरीके से काट सकते हैं। ये 5 से कटेगा, 5 सत्ते 35 हो जाएगा, 7 से काट दीजिए, 7 एकम 7 हो जाएगा। 56 की अगर हम बात करते हैं तो 56 को आप काट सकते हैं 2 से, 28 बार में कट जाएगा, फिर 2 से काट सकते हैं इसको आप, 14 बार में कट जाएगा, फिर 2 से काट सकते हैं, ये आपका कितना हो जाएगा? 7 बार में कट जाएगा, और इसे आप 7 से काट सकते हैं, ठीक है। ये फैक्टर हो गया, इस तरीके से आप कर सकते हैं। 91 की बात करेंगे तो ये आपका 3 से कट जाएगा, नहीं कटेगा 3 से, 7 से कट जाएगा, कितने बार? 13 बार में कट जाएगा, और 13 से कट जाएगा कितने बार में? 1 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें, देखिए 35 बराबर 5 गुणा 7 है। 56 बराबर अगर बात करते हैं तो 2 गुणा 7 हो जाएगा, और अगर 91 की बात करते हैं तो 7 गुणा 13 हो जाएगा। ये हमारा रहेगा। अब देखिए आपको क्या करना है, इनका आपको LCM निकालना है। क्या निकालना है? LCM की बात करनी है। तो LCM कितना बनेगा जरा देखिए। देखिए LCM जब निकालते हैं तो किस तरीके से निकालते हैं, जो तीनों संख्याओं में जितनी संख्याएं हैं उन सबके अभाज्य गुणनखंड में जो कॉमन नंबर होता है, कॉमन संख्या होती है, उसको हम एक बार लेते हैं। कितनी बार लेते हैं? एक बार लेते हैं। तो देखिए अगर बात करते हैं 5 की, तो 5 यहां पर जो कॉमन पार्ट रहेगा प्यारे बच्चों वो कितना रहने वाला है? 7 रहेगा। 7 ही कॉमन पार्ट रहेगा यहां पर, तो 7 को हम एक बार लेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए क्या, 7 गुणा 5 हो जाएगा, 2 3 बार 2 है, और 13 कितनी बार है? 1 बार है। इसको हमें मल्टीप्लाई कराना है। देखिए 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 दूनी 40, 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40, 40 7 चौक 28, यानी 280 गुणा 13 हो जाएगा।
गुणा कर देंगे 0, 13 8 104, 13 8 104, हासिल कितनी लगेगी 10, 13 दूनी 26, 26 और 10 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। ये तो हमारा इन संख्याओं का एचसीएफ निकल कर आ गया। मतलब आप यहां से थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा, जब 35 का भाग हम इस नंबर में देंगे तो ये नंबर पूरा पूरा कट जाएगा। 56 का भाग इस संख्या में देंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। 91 का भाग जब इस संख्या में देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। लेकिन आपसे कहा कि प्रत्येक दिशा में 7 से स्पष्ट बचना चाहिए, ऐसी संख्या बताइए। तो क्या करेंगे, इस 7 को इस संख्या में हम ऐड कर देंगे तो जो संख्या प्राप्त होगी उसको आपको बताने का प्रयास कर रहा था। तो यहां बात करने वाले हैं संख्या, क्या अभीष्ट संख्या की। तो हो जाएगा 36 40 प्लस 7, तो ये आंसर जो बनेगा 3647। ये नंबर आपका रहेगा, ये आंसर आपका बनने वाला है। इस तरीके से ये प्रश्न जो है वो आपका हल होता है, सॉल्व होता है। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए, बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न रहेगा हमारा प्रश्न नंबर 9 रहने वाला है। क्या है क्वेश्चन, जरा देखिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछा गया है और कई बार ये एग्जाम्स में आपके आ चुका है। पिछली बार ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम्स में आया था, उसमें आपसे पूछ दिया था क्या √2 एक अपरिमेय संख्या है। वहां पर हमने उसने इस प्रश्न के ऊपर बात की थी। तो हम यहां पर लेने वाले हैं √5 को, क्या लेने वाले हैं, √5 की बात करने वाले हैं। √5 को आपको कैसे सिद्ध करना है कि ये आपकी एक क्या है अपरिमेय संख्या है, तो हम इसी को देखने वाले हैं। जरा देखिए, बात करते हैं सबसे पहले इस प्रश्न पर। जो कंडीशन आपको दी गई है उसका आपको व्युत्क्रम यहां पर मान लेना है। क्या मान लेना है, उसका व्युत्क्रम मान लेना है। देखिए, अगर हम यहां बात करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं, क्या माना, √5 एक परिमेय संख्या। इसको आपको इस तरीके से मान के चलना है, लेट करके चलना है कि √5 जो है वो आपकी क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। देखिए, अब जो परिमेय संख्याएं होती हैं प्यारे बच्चों, वो सभी की सभी जो परिमेय संख्याएं होती हैं प्यारे बच्चों, वो P/Q के टाइप की होती हैं। कैसी होती हैं, P/Q के टाइप की होती हैं। अगर P/Q के टाइप की होती हैं तो वहां पर हम कह सकते हैं जो गुणनखंड होता है Q, जो Q होता है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है, यानी Q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। और दूसरी शर्त क्या होती है प्यारे बच्चों, P और Q के संबंध में P और Q का कोई भी अभाज्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता, कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। इस पर हम लोग बात करते हैं। जरा देखिए किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहां पर इसको सबसे पहले आप मान लीजिएगा, क्या √5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P/Q हो जाएगा। इसमें जो कंडीशन रहेगी वो P इज नॉट इक्वल टू 0, एंड दूसरी जो कंडीशन रहने वाली है P तथा Q का कोई एक के अतिरिक्त कोई, ऐसे लिखना है, का एक के, क्या लिखना है आपको, एक के अतिरिक्त कोई, एक के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। इस तरीके से ये आपका बनता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप यहां देखने वाले हैं P और Q के संबंध में एक कट सत्य जो है वो आपका ये रहने वाला है। अगर आपने यहां पर P और Q का कोई एक उभयनिष्ठ गुणनखंड सिद्ध कर दिया तो जो संख्या आपकी रहेगी वो अपरिमेय बन जाएगी। इसी पर हमें क्या करनी है, बात करनी है। आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको करना क्या होता है, दोनों पक्षों का वर्ग कर देना होता है। क्या, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब यहां से दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, √5 का वर्ग हो जाएगा इक्वल टू P/Q का वर्ग हो जाएगा। या √5 का वर्ग करेंगे तो 5 इक्वल टू हो जाएगा P² क्या, Q² हो जाएगा। ये कंडीशन आपकी बनेगी। यहां से जब हम आगे बात करते हैं तो यहां से देखिए हम किस तरीके से बात करेंगे। क्रॉस गुणा अगर करते हैं
तो ये 5q² बराबर p² हो जाएगा। यहां से q² की बात करेंगे तो ये p² बटे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर हम 1 कह सकते हैं, इसे इक्वेशन नंबर हम 1 कह सकते हैं। अब इक्वेशन नंबर अगर 1 है तो यहां पर हम देखिए किस तरीके से बात करने वाले हैं। चूंकि p² 5 से विभाज्य है, ऐसा हम मान लेते हैं। चूंकि p² 5 से विभाज्य है, तब p भी 5 से विभाज्य होगा। देखिए किसी संख्या का वर्ग अगर किसी संख्या से विभाज्य है तो उस संख्या का वर्गमूल भी क्या होगा, उस संख्या से विभाजित होने वाला है। तो इस तरीके से हम बात करते हैं। अब यहां पर आपको मान लेना है, क्या माना, इस p की जगह पर हम मान लेते हैं 5r मान लेते हैं। जब देखिए 5 की बात हो रही है, √5 की बात होती तो आप 5r मान लीजिए। जब आपकी √2 की बात होगी तो आप 2r मान लीजिए। 7 की बात होगी तो 7r मान लीजिए। जिस कंडीशन की बात होगी वहीं पर आपको यहां पर मान लेना है। अब इसको क्या करना, समीकरण 1 में रख देना है। देखिए बात करते हैं, समीकरण 1 से हो जाएगा q² बराबर 5r² बटे 5 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए इस साइड आ जाइए आप लोग। देखिए इसको हम यहां सॉल्व करते हैं तो क्या हो सकता है, देखिए ये हो जाएगा q² बराबर 25r² बटे कितना हो जाएगा बेटा 5 हो जाएगा। इसे 5 से ब्रेक कर लेंगे तो ये हो जाएगा q² बराबर 5r² हो जाएगा। r² का मान निकालेंगे तो q² बटे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। एक कंडीशन नंबर 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, कंडीशन नंबर 2 हो जाएगी। अब यहां पर भी क्या आप ले सकते हैं, देखिए चूंकि q² 5 से विभाज्य है, तब q भी 5 से विभाज्य होगा। तब q भी क्या होगा, q भी क्या होगा 5 से विभाज्य होगा। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं तो जो कंडीशन प्यारे बच्चों बन रही है वो क्या बन रही है, p जो है वो भी 5 से विभाज्य है और q भी है जो क्या है 5 से विभाज्य है। क्या, क्योंकि p तथा q दोनों 5 से विभाज्य हैं। चूंकि p तथा q दोनों 5 से विभाज्य हैं, दोनों अगर 5 से विभाज्य है, जबकि यहां आपसे क्या कहा गया था, p और q का एक के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा, तो यहां पर आपकी जो कंडीशन प्यारे बच्चों बनने वाली है वो क्या हो जाएगी, संतुष्ट नहीं होगी ये कंडीशन। p तथा q 5 से विभाज्य है, अतः समीकरण 1 व समीकरण 2 के विरोधाभास स्थिति से हम कह सकते हैं क्या, √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या, √5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से इस प्रश्न को लगाते हैं, इस तरीके से इसे हम हल करते हैं। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं और लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न बन सकता है वो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम से पूछा जा सकता है। तो आइए ऐसे क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या है, सिद्ध कीजिए 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या, 3√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा, देखिए किस तरीके से। यहां पर मान लीजिए क्या माना, 3√2 एक परमेय संख्या है। क्या है, परमेय संख्या है। ठीक है, अगर परमेय संख्या है तो बेटा इसको क्या होना चाहिए, p/q के रूप में होना चाहिए। तो ये हो जाएगा p/q। लेकिन यहां शर्त जो होती है वो आपकी क्या होती है, q जो है वो 0 नहीं होता है और p और q जो होते हैं वो दोनों धनात्मक पूर्णांक होते हैं, धन पूर्णांक लिए जाते हैं। ठीक है,
तो इस तरीके से आप यहां बता सकते हैं। अब अगर इसको आगे कैसे तरीके सॉल्व करना, देखिए यहां पर देखिए जो 3 है वो आपका एक रेशनल नंबर है, एक परमेय संख्या है। क्या है? एक रेशनल नंबर है, एक परमेय संख्या है। तो इसको हम क्या करेंगे, डिवाइडेशन कर देते हैं। तो यहां से √2 का जो मान आ जाएगा प्यारे बच्चों, वो p बटे कितना हो जाएगा, 3q हो जाएगा। ये कंडीशन आपकी बनेगी। ठीक है, अगर ये कंडीशन आपकी बनेगी तो यहां आप लिख सकते हैं क्या, चूंकि p बटे 3q एक परमेय संख्या है, p बटे जो 3q है वो क्या है, एक परमेय संख्या, एक रेशनल नंबर है। जबकि हम कह सकते हैं क्या, जबकि √2 एक अपरमेय संख्या है। क्या है? अपरमेय संख्या है। अब देखिए एक परमेय संख्या है और एक अपरमेय संख्या अगर है, एक परमेय और एक अपरमेय का जब आप योग करते हैं तो वहां पर हमें क्या मिलती है, अपरमेय संख्या मिलती है। गुणा करते हैं तब अपरमेय संख्या मिलती है, घटाते हैं तो अपरमेय संख्या मिलती है। तो किस तरीके से आगे आप बता सकते हैं, हाँ इसलिए इसलिए 3√2 एक अपरमेय संख्या है। ये आपका हो जाएगा। इस तरीके से इसे आपको बताना था, हल करना था। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है, अगला जो टाइप बन सकता है, वो इस तरीके का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो आइए इसको भी सॉल्व करेंगे। लिखा है, सिद्ध कीजिए 5 + √3 एक अपरमेय संख्या है। 5 + √3 एक अपरमेय संख्या है। देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों। मान लीजिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका विरोध मान लेना, उल्टा मान लेना है। तो यहां मान लेंगे, माना 5 + √3 एक परमेय संख्या है। क्या है? एक परमेय संख्या है। अगर ये परमेय संख्या है तो इसको p बटे q के रूप में होना चाहिए, यानी आपका हो जाएगा 5 + √3 = p बटे q। एंड यहां पर लिख सकते हैं q ≠ 0 तथा p व q धन पूर्णांक है। क्या है? धन पूर्णांक। ये आप बता सकते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से आपको यहां पर बताना है। तो देखिए, अब देखिए यहां से किस तरीके से बात करने वाले हैं। यहां से इस 5 को क्या करिए, आप ट्रांसफर कर दीजिए। तो हो जाएगा √3 = p/q माइनस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये आपका बनेगा। यहां से आप एलसीएम भी ले सकते हैं। तो √3 = हो जाएगा क्या, p - 5q बटे q। ये आपका रहेगा। अब देखिए यहां से किस तरीके से आप इसको क्वेश्चन को आगे बता सकते हैं, किस तरीके से आगे इसका आंसर दे सकते हैं। चूंकि p - 5q बटे q एक परमेय संख्या, क्या है, एक परमेय संख्या होगी। क्योंकि यहां पर p और q क्या है, धन पूर्णांक है, कोई भी धन पूर्णांक है। तो इस तरीके से आप परमेय संख्या है। जबकि जो √3 है, √3 एक अपरमेय संख्या। क्या है? एक अपरमेय संख्या। क्या है? अपरमेय संख्या है। एक परमेय है और एक अपरमेय है। तो यहां पर हम कह सकते हैं, क्योंकि ये गलत अवधारणा रहेगी, या फिर हम यूं कहें कि जो है वो त्रुटिपूर्ण हो जाएगा। ये एक तरफ आपका परमेय है, एक तरफ आपका अपरमेय है। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि जो आपकी संख्या बनेगी, क्या, इसलिए संख्या 5 + √3 एक अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या है, या फिर हम इसको यूं कह सकते हैं, देखिए इसको इस भाषा में और लिख सकते हैं क्या, संख्या 5 + √3 एक परमेय संख्या नहीं है। कभी कभी प्रश्न में ऐसे भी आपसे पूछ देता है कि सिद्ध कीजिए कि 5 + √3 एक परमेय संख्या नहीं है। तो दोनों तरीके से आप इसको बता सकते हैं। इस तरीके से इसको आप यहां पर दिखा सकते हैं। तो आइए
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए, बात करेंगे अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 12 रहेगा। क्या है? सिद्ध कीजिए √3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए किस तरीके से इसे लगाएंगे। एक टाइप आपका ये भी आता है क्वेश्चन में। तो देखिए मान लेता हूं, माना √3 + √2 एक परमेय संख्या है। क्या है? परमेय संख्या है। अगर √3 और √2 क्या है? एक परमेय संख्या है। तो क्या हो जाएगा ये आपका √3 + √2 = क्या होगा? P/Q होगा, जबकि Q का मान क्या नहीं होगा? 0 नहीं होगा। अब देखिए, जब हमने पहला प्रश्न किया √5 वाला, तो वहां एक संख्या रूट में थी तो हमने वर्ग कर दिया। दूसरा प्रश्न किया 3√2 था आपका, तो वहां से हमने परमेय को परमेय की तरफ भेज दिया। तीसरा प्रश्न क्या था? 5 + √3 था, उसको हमने परमेय की तरफ भेज दिया। इस टाइप में देखिए दोनों संख्याएं परमेय है, तो पहले क्या करना है आपको? वर्ग कर देना है। क्या कर देना है? वर्ग करना है। जब आप वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा √3 + √2 का होल स्क्वायर बराबर ये P² / Q²। यहां से होल स्क्वायर खोल दीजिए। a + b का होल स्क्वायर है, तो a + b का होल स्क्वायर आपको खोल देना है। ये हो जाएगा √3 का वर्ग a² + b² प्लस का 2a × b बराबर में क्या है? P² बटे क्या रहेगा? Q² रहेगा। यहां से √3 का वर्ग 3 हो जाएगा, √2 का वर्ग 2 हो जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा 2√3 दूनी 6 हो जाएगा, बराबर में P² बटे क्या? Q² कर सकता हूं। ये 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5 + 2√6 हो जाएगा, बराबर में P² बटे Q² हो जाएगा। इस 5 को ट्रांसफर कर दीजिए तो 2√6 = हो जाएगा P² बटे क्या? Q² - 5 हो जाएगा। एलसीएम लीजिएगा तो 2√6 = हो जाएगा क्या? Q², यानी P² - 5Q² हो जाएगा। 2 का भाग कर दीजिए तो √6 = P² - का 5Q² बटे 2Q²। ये आपका बनेगा। अब देखिए इसको किस तरीके से आप बता सकते हैं। क्या? चूंकि यहां लिख सकते हैं हम क्या? चूंकि P² - 5Q² बटे 2Q² एक परमेय संख्या है। एक क्या है? परमेय संख्या है। जबकि जो √6 रहेगा वो आपका क्या रहेगा? एक अपरमेय रहेगा। एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। इसलिए हम कह सकते हैं क्या? इसलिए हम कह सकते हैं √3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसे बना सकते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कुछ प्रश्न और आपके लिए लेता हूं। या क्वेश्चन नंबर जो रहेगा वो आपका रहेगा कितना? 30। देखिए यहां पर हम आपसे बात करने वाले हैं किस तरीके से। देखिए यहां पर हम आपसे कहने वाले हैं क्या? यदि a बराबर x² y तथा b बराबर x³ y² का HCF तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न भी आपका एग्जाम से पूछा गया क्वेश्चन रहेगा। देखिए किस तरीके से आप इसे लगाएंगे, किस तरीके से आप हल करेंगे, जरा बात करते हैं। a बराबर जो आपको दिया गया है x² y, इसको आप लिख सकते हैं प्यारे बच्चों x × y लिख सकते हैं। आगे अगर बात करते हैं b बराबर जो दिया गया है वो क्या है? x³ y² है। यहां से x × y अगर यहां से हम बात करते हैं क्या? HCF a, b, दो संख्या है a और b, इनका HCF निकालते हैं तो देखिए जो कॉमन पार्ट होगा वही तो आपका होगा। तो कॉमन पार्ट की बात करते हैं तो x × x 2 बार मिल जाएगा, एक y मिल जाएगा, तो HCF तो आपका निकल के आएगा क्या? x² y। ऐसे ही हम एलसीएम की बात करते हैं a, b, तो एलसीएम आपका क्या हो जाएगा? x × y। ठीक है, ये तो आपका 3 पार्ट्स मिल जाएगा, लेकिन यहां x 2 बार मिला, एक बार रह गया है, तो इसको भी आपको लिखना है, y भी लिख देना है, यानी x³ y²।
अब आप समझिए, जो निम्नतम पावर होती है, कम से कम पावर होती है, वो हमारी क्या होती है, क्या बनती है, एचसीएफ बनती है, और अधिकतम पावर जो होती है वो क्या बनती है, एलसीएम बनती है। इस तरीके से ये प्रश्न जो है वो आपका हल होता है। एक प्रश्न और देख लीजिए आप, क्वेश्चन नंबर जो रहेगा हमारा 14 रहने वाला है। देखिए, संख्याओं, बात करने वाले हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 तथा एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर का एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये आपसे पता करना है। तो देखिए किस तरीके से इसको भी आप बना सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4 ये नंबर है आपका, तो इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का वर्ग, तो इसको मैं एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2 लिख सकता हूं, ठीक है ना। अब दूसरी कंडीशन में जो आपका है क्या, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसको आप x प्लस 2 और x प्लस 2 लिख सकते हैं। इस तरीके से आप बना सकते हैं। अगर आप यहां होल स्क्वायर खोल देंगे तो आप क्वेश्चन को गलत कर लेंगे। अब देखिए यहां पर आपसे क्या कहा, एचसीएफ निकालना है, तो दोनों में जो कॉमन पार्ट रहेगा वो क्या होगा, x प्लस 2 एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम की जब आप बात करेंगे तो कॉमन पार्ट में x प्लस 2 आ जाएगा, उसके बाद x माइनस 2 रहेगा आपका और x प्लस 2 रहेगा। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर x प्लस 2 का होल स्क्वायर और x माइनस 2, ये भी आपका आंसर रह सकता है। तो देखिए ये था आपका चैप्टर नंबर 1। इसके जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के लिए बन सकते थे, आज हमने उस पर चर्चा की। अब आपके लिए लेकर आऊंगा अगला वीडियो, तो आपके जो चैप्टर रहेगा वो आपका सेकंड चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 2। उसके जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम से बन सकते हैं, उन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आपसे चर्चा करेंगे। फिर मिलेंगे आप सभी से, आपसे। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।